तो अब आप जरा सोचिए, भारत का जो आधुनिक संविधान है, हमारी न्यायपालिका और हमारी जो पूरी प्रशासनिक व्यवस्था है ना, वो किसी महान लोकतांत्रिक विचार का नतीजा नहीं थी। मतलब अगर मैं कहूं कि इस पूरे सिस्टम की नींव दरअसल एक बहुत ही लालची प्राइवेट कंपनी के अंदरूनी भ्रष्टाचार को रोकने के लिए बनाई गई एक एचआर रूल बुक से पड़ी थी, तो शायद कोई यकीन ना करे। आज की इस विस्तृत चर्चा में हम इसी बात को डिकोड करेंगे। हाँ, और ये एक ऐसा विरोधाभास है जो इतिहास की हमारी आम समझ को एकदम पलट कर रख देता है। हम अक्सर सोचते हैं कि हर बड़े बदलाव के पीछे कोई बहुत महान उद्देश्य होता है, पर सच्चाई इससे कहीं ज्यादा जटिल और दिलचस्प होती है। मैं भी जब इन दस्तावेजों को देख रही थी तो यही सोच रही थी। बिल्कुल। और आज के इस डीप डाइव में हमने नवीन सर की जीएस क्लास के विस्तृत नोट्स और कुछ अन्य ऐतिहासिक स्रोतों का जो विश्लेषण किया है, उससे हमारा मिशन यही समझना है कि कैसे ईस्ट इंडिया कंपनी नाम की एक साधारण सी ट्रेडिंग कंपनी के फैसलों ने और उनके लालच ने अनजाने में ही भारत के आधुनिक संविधान का ढांचा खड़ा कर दिया। इस सब में जो बात सबसे ज्यादा हैरान करती है वो है कंपनी का असल इरादा। जब उन्होंने शुरुआत की थी तो उनका एक ही नारा था, भूभाग नहीं सिर्फ व्यापार, यानी नो लैंड ओनली ट्रेड। भारत पर राज करने का या राजनीति में पड़ने का उनका दूर दूर तक कोई इरादा नहीं था। अरे, और अंत में उन्होंने पूरा देश ही चला लिया। इस सफर को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। मतलब 31 दिसंबर 1600 के आसपास, जब ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने एक चार्टर के जरिए एक कंपनी को पूर्वी देशों में व्यापार करने की 15 साल की मोनोपोली दी थी। इस कंपनी का पूरा नाम तो इतना लंबा था कि दिमाग चकरा जाए, द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इन ईस्ट इंडीज। जिसे आगे चलकर दुनिया ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से जानने लगी। उस समय के दस्तावेजों में इन व्यापारियों को मर्चेंट्स ऑफ एडवेंचर्स भी कहा जाता था, क्योंकि ये अज्ञात समुद्रों में अपनी किस्मत आजमा रहे थे। अगर मैं इसे आज की भाषा में कहूं तो ये मुझे बिल्कुल किसी वेंचर कैपिटल समर्थित स्टार्टअप जैसा लगता है। मतलब 217 शेयर होल्डर्स ने अपना पैसा लगाया था। ये कोई सरकारी प्रोजेक्ट नहीं था, ये शुद्ध रूप से प्राइवेट इन्वेस्टर्स का पैसा था जिन्हें भारी रिटर्न चाहिए था। और सबसे मजेदार बात पता है क्या है? इस स्टार्टअप का पहला टारगेट भारत था ही नहीं। सही कहा आपने। उनकी नजर दरअसल इंडोनेशिया के पास जो मल्लुकु द्वीप है उन पर थी। इस भौगोलिक चुनाव के पीछे एक बहुत बड़ा आर्थिक कारण था। वो द्वीप उस समय मसालों के लिए, खास तौर पर काली मिर्च के लिए पूरी दुनिया में मशहूर थे। अच्छा, वही काली मिर्च जिसे ब्लैक गोल्ड कहा जाता था? हाँ बिल्कुल वही। यूरोप में उस समय काली मिर्च की इतनी भयंकर मांग थी कि उसे काला सोना कहा जाता था। सर्दियों में मांस को सुरक्षित रखने के लिए इसके अलावा कोई और विकल्प था ही नहीं उनके पास। लेकिन जैसे आज के कई स्टार्टअप्स का पहला आइडिया फ्लॉप हो जाता है, वैसा ही इनके साथ भी हुआ। मतलब जब अंग्रेजों के जहाज वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वहां डचों का, यानी हॉलैंड के व्यापारियों का पहले से ही तगड़ा कंट्रोल है। डचों ने उन्हें वहां टिकने ही नहीं दिया। और जब वहां दाल नहीं गली तो इस ब्रिटिश कंपनी को मजबूरन अपना बिजनेस मॉडल पिवट करना पड़ा। भारत की तरफ मुड़ना उनकी मजबूरी थी, उनका कोई मास्टर प्लान नहीं था। और भारत में भी उनकी राह आसान नहीं थी, क्योंकि यहाँ के तटीय व्यापार पर पुर्तगालियों का मजबूत दबदबा था। हाँ, जो वास्को डी गामा के समय से ही यहाँ जमे हुए थे। तो अंग्रेजों को ये बात समझ आ गई थी कि अगर यहाँ बिजनेस करना है तो उन्हें किसी ऐसे व्यक्ति को अपने पक्ष में करना होगा जो पुर्तगालियों से भी ज्यादा ताकतवर हो, और वो ताकत थे भारत के मुगल शासक। बिल्कुल। और इसी रणनीति के तहत 1608 में कैप्टन हॉकिंस हेक्टर नाम का जहाज लेकर सूरत पहुंचता है। वहां पुर्तगालियों ने उसे सच में पीटा और खदेड़ दिया। तब हॉकिंस को समझ आया कि बिना मुगलों के राजा यानी जहांगीर की परमिशन के यहाँ एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। अब आप इस हॉकिंस की तैयारी देखिए। मुगलों को इम्प्रेस करने के लिए उसने बाकायदा फारसी और तुर्की भाषाएं सीखी। मुझे ये बिल्कुल आज के कॉर्पोरेट जगत के उस हथकंडे जैसा लगता है, जहां आप क्लाइंट को इम्प्रेस करने के लिए उसकी भाषा, उसकी पसंद नापसंद सब रट कर जाते हैं। एक तरह की लोकल नेटवर्किंग। ये तुलना बहुत सटीक बांटती है। हॉकिंस ने कूटनीति का हर पैंतरा आजमाया। वो आगरा पहुंचा और जहांगीर के दरबार में लगातार 3 साल तक रहा। उसकी मेहनत कुछ हद तक रंग भी लाई। जहांगीर उसके समर्पण से काफी प्रभावित हुआ था। हाँ, मैंने पढ़ा कि उसने हॉकिंस को 400 का मनसब भी दिया था। जी हाँ, मनसब, जो उस समय का एक महत्वपूर्ण पद और वेतन होता था। और यहाँ तक कि उसकी पसंद के एक अर्मेनियाई लड़की से उसकी शादी भी करवा दी। रुको रुको, मतलब राजा ने उसे पद दिया, पैसा दिया, पत्नी दी, सब कुछ दिया, लेकिन वो एक चीज नहीं दी जिसके लिए वो 7 समंदर पार से आया था। ठीक ऐसा ही हुआ।
उसे व्यापार करने की आधिकारिक अनुमति नहीं मिली। इसके पीछे मुगलों की अपनी कूटनीतिक समझ थी। जहांगीर को अच्छी तरह पता था कि समुद्र पर पुर्तगालियों की नौसेना कितनी ताकतवर है और मुगलों के पास अपनी कोई बड़ी नौसेना नहीं थी। वो अंग्रेजों को इतनी गंभीरता से नहीं लेता था कि पुर्तगालियों से दुश्मनी मोल ले ले। तो बेचारे हॉकिंस को खाली हाथी लौटना पड़ा। खैर, यहीं से हमारी कहानी का गियर शिफ्ट होता है। कूटनीति से जो काम नहीं हुआ, वो कैसे एक युद्ध, एक फूल और एक डॉक्टर ने कर दिखाया, ये किसी थ्रिलर फिल्म से कम नहीं है। अंग्रेजों को ये बात साफ हो गई थी कि मुगलों की नज़र में अपनी वैल्यू साबित करने का एक ही तरीका है पुर्तगालियों का दबदबा तोड़ना। इसलिए 1612 में स्वाली के युद्ध में अंग्रेजों ने पुर्तगाली बेड़े को हरा दिया। ये एक छोटा लेकिन बहुत ही प्रभावशाली युद्ध था, जिसने मुगलों को ये मैसेज दिया कि बॉस, हम भी समुद्र में एक बड़ी ताकत है। इस शक्ति प्रदर्शन के बाद 1615 में एंट्री होती है थॉमस रो की। ये कोई आम व्यापारी नहीं था, ये ब्रिटिश सम्राट जेम्स प्रथम का आधिकारिक राजदूत बनकर आया था। और मुगलों का गुलाब के फूलों के प्रति जो प्रेम था, उसी को भुनाते हुए थॉमस रो ने जहांगीर को एक बेहद खास गुलाब भेंट किया। और इस बार ये कूटनीति काम कर गई। उसे तटीय क्षेत्रों में, खासतौर पे मसूलीपट्टनम जैसी जगहों पर फैक्ट्रियां लगाने और व्यापार करने की अनुमति मिल गई। लेकिन असली गेम चेंजर तो लगभग 100 साल बाद आया ना। 1717 के आसपास की बात है, जब फर्रुखशेर गद्दी पर बैठा था। फर्रुखशेर की कहानी तो और भी अजीब है। मतलब इस शक्तिशाली शासक को एक बहुत ही निजी और दर्दनाक बीमारी हो गई थी। एक ऐसा फोड़ा जिसका इलाज कोई स्थानीय हकीम नहीं कर पा रहा था। हाँ, और उस समय अंग्रेजों का एक प्रतिनिधि मंडल जॉन सरमन के नेतृत्व में फर्रुखशेर से मिलने गया। अब देखिए, कंपनी की रिसर्च, वे अपने साथ एक असली ब्रिटिश डॉक्टर विलियम हैमिल्टन को लेकर गए थे। डॉक्टर हैमिल्टन ने उस फोड़े का सफल इलाज कर दिया। और उसके बाद जो हुआ वो तो इतिहास है। फर्रुखशेर इतना खुश हुआ कि उसने उन्हें दस्तक दे दिया। मतलब बंगाल, बिहार और उड़ीसा के सूबों में फ्री ट्रेड का फरमान। अब कंपनी को कोई कस्टम ड्यूटी या टैक्स नहीं देना था। ये बात सच में दिमाग चकरा देने वाली है। एक शासक की गुप्त बीमारी का इलाज और बदले में पूरे भारतीय उपमहाद्वीप का आर्थिक भविष्य ही बदल गया। इसके पीछे के आर्थिक गणित को समझना बहुत जरूरी है। अंग्रेजों की नजर बंगाल पर ही क्यों थी? क्योंकि 18वीं सदी की शुरुआत में पूरी दुनिया के कपड़ा उद्योग का 25% उत्पादन अकेला बंगाल करता था। दुनिया का 1/4 हिस्सा। बाप रे, 25%! बिल्कुल। और बिना टैक्स के इस इतने बड़े बाजार में व्यापार करने की छूट ने रातों रात ईस्ट इंडिया कंपनी के मुनाफे को आसमान पर पहुंचा दिया। ये मुफ्त व्यापार का फरमान ही उनके भारत पर पूर्ण कब्जे की पहली सीढ़ी बना। फिर तो हम सब ने किताबों में प्लासी और बक्सर के युद्ध के बारे में रटाई है कि कैसे नवाब सिराजुद्दौला को अंग्रेजों से नफरत थी। 1756 में ब्लैक होल त्रासदी हुई थी, जहां 146 अंग्रेजों को एक छोटी सी कोठरी में बंद कर दिया गया था। लेकिन असली खेल तो इसके बाद शुरू होता है, जब अंग्रेजों ने इसका बदला लेने की ठानी। हाँ, और रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में कंपनी ने 1757 के प्लासी के युद्ध में सीधी लड़ाई लड़ने के बजाय भ्रष्टाचार का सहारा लिया। उन्होंने नवाब के सेनापति मीर जाफर को बंगाल का नवाब बनाने का लालच देकर अपनी तरफ मिला लिया। ये कोई युद्ध था ही नहीं, ये तो एक सौदा था। लेकिन जिन युद्ध सच में अंग्रेजों की ताकत साबित करता है, वो था 1764 का बक्सर का युद्ध। हेक्टर मुनरो के नेतृत्व में कंपनी ने 3 बड़ी ताकतों को एक साथ हरा दिया। मीर कासिम, अवध का नवाब शुजाउद्दौला और खुद मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय। मतलब अब भारत में उन्हें चुनौती देने वाला कोई नहीं बचा था। और बक्सर की इस जीत के बाद 1765 में इलाहाबाद की संधि हुई। इस संधि ने एक ऐसी व्यवस्था को जन्म दिया जिसे हम द्वैध शासन या दूल गवर्नमेंट कहते हैं। और सच कहूं तो यही वो व्यवस्था थी जिसने आगे चलकर ब्रिटिश संसद को दखल देने पर मजबूर कर दिया। इस द्वैध शासन को थोड़ा आसान भाषा में समझते हैं। कंपनी ने मुगलों से बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी ले ली, यानी टैक्स वसूलने का सारा अधिकार उनके पास आ गया। लेकिन निजामत का काम, मतलब प्रशासन, न्याय, पुलिस, ये सब नवाब के पास छोड़ दिया। जी बिल्कुल। ये तो वैसा ही हुआ ना कि कोई कंपनी सारा रेवेन्यू और मुनाफा खुद रख ले और जब कोई कस्टमर शिकायत करने आए तो उसे किसी और के कस्टमर सर्विस डिपार्टमेंट में भेज दे। पैसा सारा मेरा, लेकिन सड़क खराब है तो जाओ नवाब से शिकायत करो। नवाब के पास पैसा है नहीं, वो करेगा क्या? ये एनालॉजी एकदम परफेक्ट है। नवाब के पास जिम्मेदारी थी लेकिन पैसा नहीं था, और अंग्रेजों के पास आधा पैसा था लेकिन कोई जिम्मेदारी नहीं थी। ये कंपनी का बहुत ही क्रूर कदम था।
वे प्रशासन की झंझटों में पड़कर अपना मुनाफा कम नहीं करना चाहते थे। लेकिन इस बिना जिम्मेदारी की शक्ति का नतीजा क्या हुआ? भ्रष्टाचार। भयानक भ्रष्टाचार। कंपनी के अधिकारी भारत के किसानों से मनमाना टैक्स वसूलने लगे। वे अपना खुद का निजी व्यापार भी धड़ल्ले से कर रहे थे। भारतीय व्यापारियों से जबरन कम कीमत पर माल खरीदते और बाहर महंगे में बेचते। कर्मचारी इतना ज्यादा पैसा लेकर ब्रिटेन लौट रहे थे कि वहां के लोग उन्हें चढ़ाने के लिए नोबॉब कहने लगे थे। यहीं पर मुझे हमेशा एक उलझन होती है। अगर कंपनी के अधिकारी इतने अमीर हो रहे थे कि ब्रिटेन जाकर वहां की संसद के सदस्यों से भी ज्यादा ठाट-बाट से रह रहे थे, तो फिर सिस्टम में गड़बड़ क्या थी? कंपनी को तो खुश होना चाहिए था ना। यहीं पर पूरी कहानी पलट जाती है। अधिकारी अमीर हो रहे थे, लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी जो एक संस्था थी, वो दिवालिया होने की कगार पर पहुंच गई थी। क्या बात कर रहे हैं? ये कैसे संभव है कि कर्मचारी करोड़पति बन जाएं और कंपनी दिवालिया हो जाए? क्योंकि वे कर्मचारी कंपनी के संसाधनों का इस्तेमाल अपने निजी फायदे के लिए कर रहे थे। सारा पैसा अपनी जेबों में भर रहे थे, जबकि कंपनी के खजाने में बहुत कम पैसा जा रहा था। ऊपर से 1770 में बंगाल में एक भीषण अकाल पड़ा, जिससे टैक्स कलेक्शन एकदम गिर गया। हालत ये हो गई कि 1772 में इस अमीर कंपनी को ब्रिटिश सरकार से 1 मिलियन पाउंड के कर्ज की गुहार लगानी पड़ी। तो ये था वो ट्रिगर पॉइंट। मतलब जब आप किसी से पैसे मांगने जाते हैं तो वो अपने नियम भी आप पर थोपता है। बिल्कुल सही कहा आपने। ब्रिटिश प्रधानमंत्री लॉर्ड नॉर्थ ने देखा कि कंपनी के कर्मचारी ब्रिटेन आकर राजनीतिक पावर खरीद रहे हैं और खुद कंपनी उनसे बेल आउट मांग रही है। उन्होंने तुरंत एक गुप्त समिति का गठन किया। इसी समिति की रिपोर्ट के आधार पर ब्रिटिश संसद ने 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया। तो अब तस्वीर साफ हो रही है। ये रेगुलेटिंग एक्ट कोई भारतीयों के भले के लिए या लोकतंत्र लाने के लिए नहीं था। ये तो बस ब्रिटिश संसद द्वारा एक भ्रष्ट प्राइवेट कंपनी के एम्प्लॉइज को कंट्रोल करने के लिए बनाया गया एक कड़क HR रूल बुक था। हाँ, पर यह समझना बहुत जरूरी है कि मंशा भले ही सिर्फ कंपनी को सुधारने की थी, लेकिन इस एक्ट ने जिन प्रशासनिक ढांचों का निर्माण किया, उसने अनजाने में ही आधुनिक भारतीय संविधान की रूपरेखा तय कर दी। अगर हम इस एक्ट के मुख्य प्रावधानों को देखें, तो आज के सिस्टम के बीज वहीं बोए गए थे। सबसे पहला और बड़ा बदलाव तो केंद्रीकरण का था। अभी तक बंगाल, मद्रास और बंबई के गवर्नर अलग अलग काम करते थे, लेकिन इस एक्ट ने बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल बना दिया। वॉरेन हेस्टिंग्स पहले गवर्नर जनरल बने। इसके पीछे का लॉजिक ये था कि जब तक सत्ता एक हाथ में नहीं होगी, तब तक अलग अलग प्रेसिडेंसीज अपने मनमाने फैसले लेकर कंपनी का पैसा बर्बाद करती रहेंगी। भारत में केंद्रीकृत प्रशासन की नींव यहीं से पड़ी। लेकिन ब्रिटिश संसद इतनी भी बेवकूफ नहीं थी कि वो हेस्टिंग्स को तानाशाह बनने देती। उन्होंने एक चेक एंड बैलेंस लगाया। 4 सदस्यों की एक कार्यकारी परिषद बना दी। और इसी परिषद में आज की हमारी कार्यपालिका का बीज छिपा है। इसमें फैसले आपसी सहमति से नहीं, बल्कि बहुमत से होते थे। 4 सदस्य और 1 गवर्नर जनरल, कुल 5 वोट। मतलब अगर कोई फैसला लेना है तो कम से कम 3 वोट चाहिए। जी, और इसमें एक बहुत ही दिलचस्प प्रावधान था। अगर वोटिंग टाई हो जाए, मान लीजिए 2 पक्ष में और 2 विपक्ष में, तो गवर्नर जनरल को अपना कास्टिंग वोट या वीटो डालने का अधिकार दिया गया। बहुमत से फैसले लेने वाली जिस कैबिनेट प्रणाली को हम आज देखते हैं, उसकी शुरुआत इसी एक्ट से हुई थी। और इस एक्ट का एक और बहुत बड़ा हिस्सा था 1774 में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना, जिसमें मुख्य न्यायाधीश एलिजा इम्पे थे। इस न्यायालय की स्थापना का मुख्य उद्देश्य कंपनी के अधिकारियों पर नकेल कसना था। लेकिन सबसे बड़ी बात यह थी कि इसे अभिलेख न्यायालय यानी कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड का दर्जा दिया गया था। ये कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड सुनने में बड़ा तकनीकी लगता है। मैं इसे सरल करता हूँ। इसका सीधा सा मतलब ये है कि इस कोर्ट के सारे फैसले लिखकर सुरक्षित रखे जाएंगे, ताकि भविष्य में इन्हें एक मिसाल या नज़ीर के तौर पर इस्तेमाल किया जा सके। और इसके साथ ही कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड होने का एक और बहुत बड़ा अधिकार होता है, अवमानना की सजा। अगर कोई न्यायालय के फैसले को नहीं मानता, तो कोर्ट के पास उसे सीधे जेल भेजने या जुर्माना लगाने की शक्ति होती है। और ये बात मुझे इसलिए हैरान करती है क्योंकि आज के भारत का संविधान उठाकर देखें तो उसका अनुच्छेद 129 सुप्रीम कोर्ट को ठीक यही अभिलेख न्यायालय का दर्जा देता है। हमारी आज की न्यायपालिका की ये बुनियादी शक्ति एक व्यापारिक कंपनी को सुधारने के लिए बनाए गए कानून से निकली है। एक और महत्वपूर्ण बदलाव जो इस रूल बुक का हिस्सा था, वो था कंपनी के निदेशकों का कार्यकाल बदलना।
उनका कार्यकाल 1 साल से बढ़ाकर 4 साल कर दिया गया। और उसमें भी हर साल 1/4 निदेशक रिटायर होंगे। ये तो आज की कॉर्पोरेट गवर्नेंस की तरह है, ताकि किसी एक गुट का एकाधिकार ना हो जाए। बिल्कुल। इसके अलावा एक्ट ने स्पष्ट रूप से नियम बना दिया कि कोई भी कर्मचारी अपना निजी व्यापार नहीं करेगा और कोई रिश्वत या गिफ्ट नहीं लेगा। पालिका जो भ्रष्टाचार रोकेगी। कागज पर जरूर अच्छा लग रहा था, लेकिन जब आप एक ही जगह पर बिना स्पष्ट रेखा खींचे 2 इतने ताकतवर बॉस बिठा देते हैं तो टकराव होना तय है। और वही हुआ। गवर्नर जनरल को लगता था कि वो सरकार है, और सुप्रीम कोर्ट के जजों को लगता था कि वे न्याय के रक्षक हैं, तो वे किसी से भी सवाल कर सकते हैं। दोनों एक दूसरे के फैसलों में बुरी तरह दखल देने लगे। स्थिति इतनी गंभीर हो गई कि सुप्रीम कोर्ट के जज उन अधिकारियों को गिरफ्तार करवाने लगे जो गवर्नर जनरल के आदेश पर टैक्स वसूल रहे थे। अरे, ये पावर स्ट्रगल तो आज के समय में भी बहुत प्रासंगिक लगता है। आज भी तो हम सरकार और कोर्ट के बीच सीमाएं तय करने की बहस देखते हैं। तो इस टकराव को कैसे सुलझाया गया? इस कमी को दूर करने के लिए 1781 में एक्ट ऑफ सेटलमेंट लाया गया। इस एक्ट ने बहुत ही साफ शब्दों में शक्तियों की सीमाएं तय कर दी। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट गवर्नर जनरल के आधिकारिक कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करेगा और राजस्व वसूली को भी कोर्ट के अधिकार क्षेत्र से बाहर कर दिया गया। मतलब सरकार के काम में अदालत बेवजह टांग नहीं अड़ाएगी, दोनों का काम अलग बांट दिया गया। इसी को हम कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथक्करण कहते हैं। भारत में ये सिद्धांत पहली बार इसी 1781 के एक्ट से लागू हुआ था। और यहाँ फिर से एक संविधान का बहुत गहरा कनेक्शन जुड़ता है। आज का हमारा संविधान जो अनुच्छेद 50 है, वो स्पष्ट रूप से कहता है कि राज्य न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करने का प्रयास करेगा। तो जब हम पीछे मुड़कर इस पूरे सफर को देखते हैं तो ये सच में आंखें खोलने वाला अनुभव है। एक कंपनी जो मसालों का व्यापार करने निकली थी, उसने अनजाने में भारत में एक केंद्रीकृत व्यवस्था, बहुमत से चलने वाली कार्यपालिका और एक अभिलेख न्यायालय का ऐसा पक्का ढांचा खड़ा कर दिया जो आज सदियों बाद भी हमारे संविधान की बुनियाद में दिखाई देता है। आज के इस डीप डाइव से ये तो बिल्कुल साफ हो गया कि इतिहास कभी भी किसी सीधी लाइन में नहीं चलता। चीजें होती जाती हैं और उनका असर सदियों तक रहता है। लेकिन इस चर्चा को खत्म करने से पहले मैं एक विचार छोड़ना चाहता हूं। ये बात हमारे स्रोतों में नहीं थी, लेकिन इसने मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया है। वो क्या? जरा सोचिए, अगर 1600 के दशक की शुरुआत में अंग्रेजों को इंडोनेशिया के मलुकू द्वीप में डचों के हाथों वो हार नहीं मिली होती, और अगर उन्हें बिना किसी परेशानी के वहीं अपना ब्लैक गोल्ड यानी ये काली मिर्च मिल जाती, तो क्या होता? शायद ईस्ट इंडिया कंपनी कभी भारत की तरफ मुड़ती ही नहीं। तो क्या उस स्थिति में आज भारत का जो कानूनी ढांचा है वो पूरी तरह से अलग होता? क्या हमारी न्यायपालिका और कार्यपालिका का रूप कुछ और ही होता? इतिहास के इस बटरफ्लाई इफेक्ट के बारे में जरूर विचार कीजिएगा।